नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हमारी 5वीं क्लास है और आज हम देखेंगे कि तारे की उत्पत्ति कैसी होती है। यानी कि आज हम पूरे तारे की एक जीवन यात्रा देखेंगे कि कैसे उसका जन्म होता है, कैसे विकास होता है, समाप्ति की दिशा में कब पहुंचता है और उसका अंत कैसे होता है, यानी कि वो ब्लैक होल में कब बदल जाता है। और देखिए, अब हमारी यहाँ से ज्योग्राफी भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। अब ज़्यादा चीज़ें रटने वाली नहीं है, अब सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आएंगे। कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में बस रखते जाइए और बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ते रहिए। जो पीछे हमने 4 क्लासों में सिद्धांत कवर किए हैं ना, वही मेनली रटना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तारे से बस बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। क्या है कि शुरुआत में ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादल होते हैं। ये गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण बल आपस में लगाते हैं और एक दूसरे के पास आते रहते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं और समीप आते हैं, टकराते हैं और एक दूसरे में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक बॉन्ड बनाते हैं और इकट्ठा होते जाते हैं और एक गोले के रूप में ये लगभग परिवर्तन मतलब एक गोले के रूप में खुद को बदल लेते हैं। और जिसके बाद गैस और धूल के बादल हैं, ये संगठित हो गए। संगठित होने से क्या हुआ, आपस में टकराव किए। टकराव से दो चीज़ें उत्पन्न होगी। कौन कौन सी? एक होगा ताप और दूसरा होगा दाब। ताप और दाब इसमें उत्पन्न होगा और ये सब संकुचित हो जाएंगे, जिसके बाद एक तारे का निर्माण होगा जिसको बोलते हैं प्रोटो स्टार तारा। प्रोटो स्टार तारा। जब प्रोटो स्टार तारा बन जाता है तो उसके बाद शुरू होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन की क्रिया कब शुरू होगी? तो जब इसका तापमान, जब इस तारे का तापमान पहुंच जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जब 6000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका तापमान पहुंचेगा तो इस तारे में प्रारंभ होगी नाभिकीय संलयन की क्रिया। और ये नाभिकीय संलयन की क्रिया मैं अभी बताऊंगा। और नाभिकीय संलयन की क्रिया के पश्चात यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और जिस ऊर्जा के कारण तारे में चमक आ जाती है, तारा चमकने लगता है। और आपसे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो उसमें ये एक सवाल पूछा जाता है कि तारे में ऊर्जा किस रूप में होती है। ऑप्शन प्लाज्मा रहेगा ऑप्शन में और गैस भी रहेगा ऑप्शन में। अब इसी में दो आदमी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी गैस है। हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने से ही तारे में ऊर्जा आ रही है, लेकिन लेकिन तापमान बहुत अधिक हो जाने के कारण जो तारे में ऊर्जा होती है वो गैस के रूप में न होकर के प्लाज्मा अवस्था में ऊर्जा होती है। इसको आप लोग ध्यान रखना। ये हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें इसको और डीप में पढ़ना है। ठीक है, अब नाभिकीय पहले संलयन की क्रिया समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए, जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, इसको आप इंग्लिश में इसका नाम ध्यान रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इसका नाम होता है। और न्यूक्लियर फिशन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। इसको इंग्लिश में देखिए कंफ्यूज करता है। बताओ, तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फिर फिजन होता है? तो आपको जवाब देना है तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और ये इस क्रिया में होता क्या है? तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है। हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन के 4 पार्टिकल मिलकर के हीलियम बना देते हैं और इसके साथ में जो मुक्त होती है वो होती है एनर्जी, और जिसके कारण ही तारा चमकता है। ठीक है, ये होता है नाभिकीय संलयन। देखिए क्या होता है, अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल होते हैं। पहली कंडीशन ये है, गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल और गैस के कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास ये कण आने लगते हैं। धूल और गैस के बादल के अत्यधिक पास आ जाने से केंद्र में तापमान तथा दाब उत्पन्न होता है, जिस कारण प्रोटो स्टार तारा बनता है। प्रोटो स्टार तारा कब बनेगा? जब केंद्र में तापमान और दाब बढ़ जाएगा। और जब तापमान अधिक हो जाता है, कितना अधिक? यानी कितना अधिक? 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है और इस क्रिया के दौरान हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और हमारे तारे की जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती है यहीं से। देखिए, इस इमेज में साफ एकदम दिखाया गया है
प्रारंभ में अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये देखिए एरो द्वारा दिखाया गया कि अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ये। फिर यहाँ से प्रोटोस्टार तारा बनता है तापमान और दाब अधिक होने के कारण। फिर जब तापमान और अधिक बढ़ जाता है, केंद्र में जब प्रोटोस्टार के केंद्र में तापमान और दाब इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन गैस के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। यही तारे की असली ऊर्जा का स्रोत होता है। और ये होता किस में है, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है तारे में ऊर्जा का स्रोत। फिर होता है स्थिर तारा बनता है और फिर ये तारे की जीवन का अंत होता है। तो अभी तक तारा कैसे बना ये क्लियर हुआ। धूल गैस के बादल रहेंगे, गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होंगे एक दूसरे की तरफ। फिर केंद्र में तापमान बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, जिसके कारण प्रोटोस्टार तारा उत्पन्न होगा। जब और अधिक तापमान बढ़ जाएगा तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, और जब तापमान और नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी जिसके कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा और ऊर्जा उत्पन्न होगी, और यही तारा अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करता है। फिर उसके बाद तारे का अंत होता है। अब तारे का अंत कैसे होता है, रुकिए, अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली समझिए। आपके घर में एक सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होती है, गैस होती है। अब गैस कितने दिन तक चलती है, 1 महीने तक। सिलेंडर के साइज के आधार पे गैस एक दिन ख़त्म हो जा रही है। जो उससे बड़ा सिलेंडर होता है उसकी गैस कितने दिन तक चलेगी, 1.5 महीने तक चल सकती है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर हम उस साइज का एक सिलेंडर बनाएं तो कितने दिन तक चलेगी वो गैस। उसमें अगर गैस भर दे तो हो सकता है 4-5 साल चल जाए वो गैस। और एक सिलेंडर की आप एक कल्पना करिए, पृथ्वी के बराबर सिलेंडर है और उसमें हमने गैस भर दी तो कितने साल चलेगी, कई करोड़ साल चल जाएगी। अब यही कल्पना करिए कि सूर्य है, पृथ्वी से बड़ा हमारा सूर्य है। अगर हम सूर्य की तुलना पृथ्वी से करें तो सूर्य में कई 100 पृथ्वी आएंगी। करीब करीब सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। यानी कि अगर सूर्य में भी तो हाइड्रोजन हीलियम में ही परिवर्तित हो रहा है और हाइड्रोजन एक दिन खत्म होगा, कई अरब साल लगेंगे, अभी 5 अरब साल लगेंगे इसका हाइड्रोजन खत्म होने में, लेकिन खत्म तो होगा। और जब खत्म होगा तो वही तारा अपने अंत की तरफ बढ़ेगा। बेसिकली तारा मर क्यों रहा है, तारा मर इसलिए रहा है क्योंकि उसके अंदर का हाइड्रोजन है वो लगातार हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण हाइड्रोजन की कमी होती जा रही है। जब हाइड्रोजन एक ऐसी अवस्था है कि जब हाइड्रोजन बचा ही नहीं रहेगा तो हीलियम में परिवर्तित कैसे होगा, तो ऊर्जा कैसे बनेगी। और यही वो कंडीशन होती है जब तारा अपने अंत की तरफ बढ़ जाता है, अब उसमें ऊर्जा नहीं बचती है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकली वे था, आपको समझ में आ गया होगा कि तारा खत्म क्यों हो रहा है। अब आते हैं जरा तारे का रंग समझते हैं, उसके बाद तारे का जो अंत होता है वो कैसे होता है, और इसके अंत के बाद क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें बनती है, वाइट डॉर्फ बनता है, रेड जाइंट बनता है, ये सब मैं बताऊंगा। पहले तारे का रंग देखते हैं। देखो, जो तारे का रंग होता है ना वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तापमान जितना अधिक होगा तारे का रंग उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे अगर निम्न तापमान का कोई तारा है तो उसका रंग होगा लाल। अगर कोई उच्च तापमान का तारा है तो उसका रंग होगा सफ़ेद। और अगर कोई अत्यधिक उच्च ताप का तारा है तो उसका रंग हो जाएगा नीला। आपको आकाश में ज़्यादातर तारे जो दिखाई देंगे वो या तो आपको नीले दिखाई देंगे, नीले की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, आप आसमान में देखिए आपको नीले तारे दिखाई देंगे, और या तो आपको सफ़ेद तारे दिखाई देंगे। लाल तारे ज़्यादा नहीं दिखाई देते क्योंकि तारों का तापमान बहुत उच्च होता है। और हमारे जो आकाशगंगा में तारे हैं वो सूर्य से कई गुना बड़े हैं, तो उनका तापमान या तो सफ़ेद होता है, रंग जो है या तो सफ़ेद होता है या तो नीला होता है। तारों का तापमान 3 होता है, एक होता है निम्न, एक होता है उच्च, एक होता है अत्यधिक उच्च। निम्न का रंग होता है लाल, मध्यम का जो उच्च तापमान होता है उसका रंग होता है सफ़ेद, और जो अत्यधिक उच्च तापमान होता है उसका रंग होता है नीला। आपने आग जलाई होगी ठंडियों में, तो आग का कलर कैसा होता है, पीला, या फिर अगर हम देखें तो हल्का सा लाल होता है क्योंकि वो अत्यधिक निम्न तापमान है। और वहीं आप कहीं गए होंगे गैस की वेल्डिंग कराने, गैस वेल्डिंग जो करता है वहाँ पे आप देखेंगे कैसी नीली लौ निकलती है, ये इसी बात का प्रतीक है कि उसका तापमान उच्च है, और जो आपने आग जलाई उसका तापमान उतना उच्च नहीं है। ठीक है, ये हो गया तारों का रंग।
तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है, ये सवाल पूछा जाएगा तो आप बताना उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब देखिए जो तारे का अंत होता है वो पहला तारा रहेगा, उसके अंदर का जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो किस में बदलेगा, तो वो बदलेगा रेड जाइंट में यानी कि लाल दानों में। फिर उसके बाद वो बदलेगा सुपरनोवा तारे में और उसके बाद में अंतिम अवस्था में श्वेत वामन में पहुंच जाएगा। जैसे देखिए ये मान लेते हैं ये कोई एक तारा है, इसके अंदर का ईंधन खत्म हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हुआ, नाभिकीय संलयन के बाद इसके अंदर का ईंधन खत्म हो गया, तो अब ये जिस अवस्था में बदलता है, अब ये उसके बाद जो तारा बदलेगा इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे रेड जाइंट अवस्था। ये किस अवस्था में बदलेगा, लाल दानव की अवस्था में बदलेगा यानी कि रेड जाइंट। रेड जाइंट के बाद ये किस अवस्था में बदलेगा, रेड जाइंट के बाद बदलेगा ये श्वेत वामन में। इसको इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे श्वेत वामन। और इसके बाद ये बदलेगा काला वामन। ठीक है, काला वामन, व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ। ये एक नॉर्मल तारा है, ये जब इसके अंदर का ईंधन खत्म होने लगेगा तो ये बदलता है रेड जाइंट में। ये तारा थोड़ा सा जब ये रेड जाइंट अवस्था में बदलेगा तो इसका आकार बढ़ने लगता है। रेड जाइंट अवस्था में जब भी कोई तारा पहुंचता है तो इसका आकार जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। इनफैक्ट जब सूर्य भी रेड जाइंट अवस्था में बदलेगा ना तो अपने आसपास के 4 ग्रहों यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन सभी को अपने में समाहित कर लेगा। यानी कि इतना उसका विस्तार हो जाएगा कि मंगल ग्रह तक सूर्य आ जाएगा, मतलब कि आ नहीं जाएगा, मतलब उसका जो सूर्य का आकार बढ़ेगा और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इन सभी को वो जला देगा। इन सभी पे फिर जीवन खत्म हो जाएगा जब सूर्य अपनी रेड जाइंट अवस्था में पहुंचेगा, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए तारा रहेगा, तारा किस में बदलेगा, रेड जाइंट में, फिर उसके बाद में श्वेत वामन में, फिर उसके बाद में काला वामन में। फिर उसके बाद एक और कंडीशन आती है, 3 कंडीशन बनती है। ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। देखिए ये दूसरी कंडीशन है, इसमें भी एक तारा है, ये एक तारा है। फिर उसके बाद जब ये अंत में पहुंचेगा तो ये रेड जाइंट अवस्था में ये भी पहुंचेगा। फिर इसके बाद में ये पहुंचता है सुपरनोवा अवस्था में, फिर ये बनता है सुपरनोवा तारा। ठीक है, ये बनता है सुपरनोवा तारा और सुपरनोवा तारे के बाद में ये बनता है, उसके बाद में ये बनता है या तो न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर तारा या फिर स्पंदन तारा। इतना डीप में नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी ये दूसरी कंडीशन होती है। ठीक है, ये एक तारा है। फिर एक तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन होती है, इसको इसी कॉपी कर लिया जाए। ये तीसरी कंडीशन है, इसमें भी पहले एक तारा रहेगा वो रेड जाइंट बनेगा, फिर सुपरनोवा तारा बनेगा, लेकिन उसके बाद में ये बनता है कृष्ण विवर। कृष्ण मतलब काला, विवर श्याम छिद्र। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है क्योंकि पेपर में इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में ब्लैक होल, ब्लैक होल तारा। अब आपके सामने मैंने 3 कंडीशन रखी, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। पहली कंडीशन थी कि एक तारा रहेगा वो बनेगा रेड जाइंट, फिर उसके बाद में बनेगा वाइट डॉर्फ यानी कि श्वेत वामन, उसके बाद में ब्लैक डॉर्फ यानी कि काला वामन, और यहीं पे इसका अंत हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में एक तारा रहेगा वो रेड जाइंट बनेगा, रेड जाइंट के बाद में बनेगा वो सुपरनोवा, और इसके बाद में या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा या पल्सर या फिर स्पंदन तारा। और तीसरी है एक तारा रहेगा वो रेड जाइंट बनेगा, फिर सुपरनोवा बनेगा, फिर श्याम विवर, श्याम छिद्र या फिर ब्लैक होल, इनमें से कुछ बन जाएगा। तो अब एक समस्या ये आती है कि कौन सा तारा क्या बनेगा। तो इसको सुलझाया चंद्रशेखर ने, भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। उन्होंने बताया
भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। इन्होंने अपनी एक सीमा दी जिसको नाम दिया गया चंद्रशेखर सीमा। इन्होंने कहा कि यदि कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान का, ऐसे मतलब कि सोलर मास सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से ज़्यादा है तो वो क्या बनेगा, और उससे कम है तो वो क्या बनेगा, इन्होंने बताया, जिसके कारण यह और आसान हो गया। 1.44 क्या है पहले इसको समझते हैं। इनको देखिए, ये बात ख्याल रखना, इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। देखिए, ये मानते हैं हम ये सूर्य है और ये कोई एक तारा है। इन्होंने कहा कि सूर्य, वो तारा जो है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, मैं आपको समझा रहा हूँ सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 का मतलब क्या है। जैसे ये सूर्य है, इसका द्रव्यमान मानते हैं एक, ये एस है और ये कोई अनदर तारा है, अनदर स्टार है, ठीक है, ये कोई दूसरा तारा है। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 का मतलब ये है कि यदि सूर्य का द्रव्यमान एक माने तो और हम कहें कि ये तारा, और मैं कहता हूं कि अगर ये तारा सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक है, मतलब इस तारे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा तब, 1 गुणे 1.44, एक सूर्य का द्रव्यमान है और अधिक कितना है 1.44, यानी कि इस तारे का जो वजन आ जाएगा वो हो जाएगा 1.44। ठीक है, अगर हम सूर्य के द्रव्यमान को 100 मानते हैं, कि मान लेते हैं सूर्य का द्रव्यमान 100 है, तो फिर इस तारे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 1.44, यानी कि 144 किलोग्राम। अगर सूर्य का द्रव्यमान x है तो इस तारे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.44x। ये है 1.44 द्रव्यमान भार का कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर सूर्य का द्रव्यमान 100 किलो है तो इस तारे का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, 144 किलोग्राम। सूर्य का द्रव्यमान x है तो इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए, 1.44x। और इसी को 1.44 को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। अब हम तारों को बांटते हैं, जो हमने 3 कंडीशन बांटी थी ना, अब उसको बांटते हैं। देखिए, एक हो छोटा तारा, किसको कहा गया, कि वह तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से छोटा है, यानी कि वो तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से छोटा है, ऐसे मतलब सूर्य सोलर मास उससे छोटा है, उसको हम लोग बोलेंगे छोटा तारा। और छोटा तारा क्या बनेगा, पहले रेड जाइंट बनेगा, उसके बाद श्वेत वामन बनेगा, उसके बाद काला वामन बनेगा। ठीक है, फिर आते हैं एक वाल्काफ महोदय आते हैं, ये बताते हैं कि ठीक मध्यम तारा किसको कहोगे, तो इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर सीमा ले लो 1.44, ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से ज़्यादा हो, लेकिन सूर्य के द्रव्यमान के 3.22 से कम हो, वो तारा बनेगा लाल तारा। उसके बाद में सुपरनोवा, उसके बाद में न्यूट्रॉन, पल्सर और स्पंदन तारा बनेगा। बड़ा तारा किसको कहा गया, वो तारा जिसका द्रव्यमान 3.2 सोलर मास से ज़्यादा है, यानी कि सूर्य के 3.2 गुने से ज़्यादा है, वो बनेगा लाल दानव, सुपरनोवा, उसके बाद में कृष्ण विवर, श्याम विवर और ब्लैक होल। ठीक है, ये 3 तरह के तारों का अंत होता है। कौन कौन से होते हैं, पहला तारा वो है जिसका सौरिक द्रव्यमान 1.44 से कम है, यानी कि जिसका द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम है। तो सूर्य भी इसी कंडीशन में आएगा, क्योंकि सूर्य तो अपने 1.5 गुना ज़्यादा हो नहीं सकता, यानी कि जो सूर्य का भी अंत होगा तो सूर्य पहले लाल दानव बनेगा, उसके बाद श्वेत वामन, फिर काला वामन। तो इसमें सूर्य भी छोटा तारा में आएगा, क्योंकि सूर्य अपने 1.5 गुना कैसे हो सकता है, लगभग 1.44 को 1.5 गुना बोलेंगे, तो सूर्य अपना 1.5 गुना कैसे होगा, तो यानी कि सूर्य भी होगा तो छोटा तारा बनेगा, लाल दानव बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, फिर काला वामन बनेगा। फिर उसके बाद में एक मध्यम तारा किसको बोलेंगे, जिसका द्रव्यमान 1.44 एसएम से अधिक हो लेकिन 3.2 से कम हो। और बड़ा तारा किसको बोलेंगे, जिसका द्रव्यमान 3.2 एसएम से कम हो। अब देखिए, चंद्रशेखर बाबू के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1.44 को चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये बना है, किसी भी टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन बन जाता है, आसान क्वेश्चन, मतलब सदाबहार क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की खोज की थी
और ब्लैक होल तथा काला वामन में अंतर भी बताया था। काला वामन याद है ना, जिसका द्रव्यमान 1.44 से कम रहेगा वो पहले रेड जाइंट बनेगा, फिर श्वेत वामन, फिर काला वामन। और ब्लैक होल किसमें बनेगा, बड़े तारे ब्लैक होल बनेंगे। ठीक है, अब 1.44 सौरिक द्रव्यमान को हम लोग चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे एक पन्ना ले, उसी प्रकार जो 3.2 सौरिक मास को हम लोग बोलते हैं वाल्काप सीमा, क्योंकि वाल्काप महोदय ने इसको बनाया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाल्काप सीमा। ठीक है, और 1.44 को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। तो आज हम लोगों ने पूरा तारे कैसे बनते हैं, तारे का रंग कैसा होता है, तापमान पर डिपेंड करता है, चंद्रशेखर सीमा, वाल्काप सीमा, तारे का अंत, रेड जाइंट। रेड जाइंट तो सभी में बनेगा, लेकिन सुपरनोवा बनेगा मध्यम तारा और बड़ा तारा। ब्लैक होल कौन सा तारा बनेगा ये आपको पता लग गया। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट बस छूट रहा है, जो कि हो सकता है बन जाए कभी भविष्य में। देखिए शुरुआत में जो तारे का जन्म हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तारे का जन्म, तो इसका प्रारंभ कहाँ पे हो रहा है, धूल और गैस के बादल में इसका प्रारंभ हो रहा है। यानी कि अगर हम कहें तो यहीं से तारे का जन्म प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत यहीं से हो रही है, धूल और गैस के बादल से। अगर आपसे पूछ लें कि बताइए आकाश गंगा की किस भुजा में तारे का जन्म प्रारंभ होता है, तो आपको पता होगा कि आकाश गंगा जो होती है उसकी सबसे बाहरी भुजा जो होती है, यहीं पे धूल और गैस के बादल होते हैं। और इसका नाम क्या था, मैंने कल की क्लास में इसको पूरा बताया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है परसियस भुजा। परसियस भुजा। परसियस भुजा का रंग कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो मैं दिखाता हूँ, कल की इमेज है, इसमें पहली भुजा करीना भुजा, दूसरी भुजा ओरियन भुजा, तीसरी भुजा यही परसियस भुजा है। यहीं पे धूल और गैस के बादल होते हैं और यहीं से तारे का जीवन प्रारंभ होता है, फिर लास्ट में चलते चलते अंत में तारा ब्लैक होल बन जाता है। तारा ही ब्लैक होल बन रहा है ना, और तारे यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि तारे का जन्म किस भुजा में प्रारंभ होता है, परसियस भुजा में होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, तारे की उत्पत्ति, तारे की उत्पत्ति देख ली, तारे का विकास देख लिया, तारे का अंत देख लिया, तारे का रंग देख लिया, चंद्रशेखर सीमा भी देख ली, और जो जो क्वेश्चन बन सकते थे उस सबको देख लिया। तो यहीं तक आज छोड़ते हैं। आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, क्लास नंबर 6 में।